So bills of exchange is in under section 5 of Negotiable Instrument Act. Promissory note is under 4, bills of exchange is under 5 and check is under 6. मतलब सीक्वेंस में आप ध्यान में रखिएगा 4, 5, 6 ये किसके साथ रिलेटेड हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड आपका चेक. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आपको 3 सेक्शन यहाँ पे लर्न हो गए. 4, 5, 6 इज रिलेटिंग टू PN, BOE एंड चेक. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ोगे. आई होप सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल में है क्या. सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एंड इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, ठीक है, उसको आपने पेमेंट करनी है. ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की. कहाँ पे डिफाइन है? अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है. नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है सेक्शन 7. आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इट इज टॉकिंग अबाउट हु इज ड्रॉअर, हु इज ड्रॉई एंड हु इज पे. आई होप सो अभी आप जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 पार्टीज. ड्रॉअर जो बिल ड्रॉ करेंगे, जिनके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाएगा, दैट पार्टी इज नोन एज ड्रॉई. एंड जिनको पेमेंट मिलेगी वो कौन रहेंगे? आपके पेई. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ड्रॉअर एंड पेई क्या रहते हैं? सेम पर्सन रहते हैं. सो सेक्शन कौन सा डील करता है? सेक्शन डीलिंग इज सेक्शन 7. Section 7 of negotiable instrument provide that a maker of bill of exchange is called a drawer and the person who is directed to pay is called a drawee and the person entitled to receive payment amount is represented by the bill is called pay. I hope so अभी आपको bills of exchange का concept क्लियर हो गया हो. देन कुछ टर्म्स रहती हैं. एक रहता है होल्डर एंड सेकंड इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है. जिसके पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, दैट पर्सन इज कॉल्ड होल्डर. जैसे मान लो A, B, ठीक है, C, D. इस तरीके से क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ठीक है. इस तरीके से क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज फर्दर आगे एंडोर्स किया गया. पहले मान लो ए के पास था, ए से किसको एंडोर्स कर दिया उन्होंने? एंडोर्स का मतलब यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एंडोर्स. एंडोर्स का मतलब क्या रहता है कि आपने ट्रांसफर कर दिया, सिंपल, ठीक है. ट्रांसफर कर दिया किसी पार्टी को वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट. आई गेस सेक्शन 15 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज टॉकिंग अबाउट एंडोर्समेंट. आप एक बार चेक कर लेना. मेरे को ऐसा लगता है कि सेक्शन 15 है. फिर वी डू चेक एट वंस. सो सपोज ए के पास था जो बिल था, उन्होंने एंडोर्स किया बी को, बी ने आगे फर्दर सी को, सी ने आगे एंडोर्स कर दिया डी को, ठीक है. जो पर्सन के पास बिल था दैट पर्सन इज नोन एज एंडोर्सर एंड जिसके पास वो बिल जाएगा दैट पर्सन इज नोन एज एंडोर्सी. अगर ए एंड बी की बात करूं, ए विल एक्ट एज एंडोर्सर एंड बी विल एक्ट एज एंडोर्सी. बी और सी की बात करूं तो बी विल एक्ट एज एंडोर्सर एंड सी विल एक्ट एज एंडोर्सी, ठीक है. तो यहाँ पे होल्डर कौन रहेगा? जिसके पास वो पहले इंस्ट्रूमेंट था. अगर मान लो ए एंड बी की अगर मैं बात करूं, ए एंड बी के केस में होल्डर कौन है यहाँ पे? ए. बी एंड सी की अगर मैं बात करूं, होल्डर कौन रहेगा यहाँ पे? बी. होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट गया वो पर्सन कौन है यहाँ पे? सी. बी एंड सी की अगर बात करूं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स ए बी सी डी के केस में अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स यहाँ पे कौन रहेगा? पर्सन डी, जिसके पास अभी वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको वो पेमेंट रिसीव होगी, ठीक है. तो ये आपका होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स था. अभी कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं. सेक्शन कौन सा है जो डिफाइन करता है उसको ध्यान में रखना है. होल्डर का आपका सेक्शन है सेक्शन 8 एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का आपका कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 9. अभी आप लोग यहाँ पे 4 से लेके 9 तक जो सेक्शंस हैं, आई होप सो आप ध्यान में लेके आप आ रहे हो रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. सेक्शन 4 इज अबाउट प्रोमिसरी नोट. सेक्शन 5 इज अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सेक्शन 6 इज अबाउट यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन क्विकली. सेक्शन 6 इज अबाउट व्हाट? डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन क्विकली. आई एम वेटिंग गाइस, क्विकली कमेंट कीजिए. सेक्शन 4 इज अबाउट प्रोमिसरी नोट. सेक्शन 6 इज अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. Section 5 is about bills of exchange and section 6 is about what? It's about check. Very good, very good. Everyone is saying that it's about check. Section 7 में मैंने आपको क्या बोला था? This is about drawer, drawee and pay. Section 8 में हमने क्या डिस्कस किया? होल्डर. Section 9 में हमने क्या डिस्कस किया? होल्डर इन ड्यू कोर्स. इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखोगे तो आप चाहे आप भूल गए वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन सीक्वेंस को ध्यान में रख के आओगे तो आप रिकॉल कर लोगे कि ये सेक्शन तो इसके साथ डील करता था, तो आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है.
तो अभी डिफरेंस देखते हैं दोनों में। कंसीडरेशन, आई होप सो अभी कंसीडरेशन का मीनिंग आप लोग को क्लियर हो गया हो, उसमें कोई डाउट ना हो। कंसीडरेशन इज नॉट इसेंशियल इन केस ऑफ होल्डर बट इट इज इसेंशियल इन केस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक्चुअल पोजेशन किसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज नॉट इसेंशियल इन केस ऑफ होल्डर बट इट इज इसेंशियल इन केस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर आपने जैसे मैंने ABCD करके ऑप्शन दी थी ना, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट अभी के लिए है, जैसे D के पास था तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन हुआ, D। अगर मैं C तक ही अभी तक रखती, D को इंक्लूड नहीं करती, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता, C, जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या है, पोजेशन है। डिफेक्टिव टाइटल, डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या रहेगा, जैसे मान लो A से B गया, B से C एंड C से यहाँ पे क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, खो गया, ठीक है। एंड ये कोई पर्सन है D, इनको मिल गया, D कोई पार्टी इनके साथ एंगेज नहीं है, इनके पास से खो गया एंड ये जो पर्सन है D, इनको मिल गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्दर अपनी किसी को पेमेंट करनी थी, इन्होंने वो पेमेंट कर दी सपोज कोई पर्सन E को नहीं पता कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये तो इनका है ही नहीं, ये तो किसी पार्टी का खोया हुआ था एंड इन्होंने मेरे को क्या है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया है। इन्होंने तो गुड फेथ में इनसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया ना, तो लेकिन क्या ये टाइटल जो इन्होंने रिसीव किया, क्या इनका टाइटल था वो गुड्स के रिलेशन में, नहीं, ये टाइटल क्या था, डिफेक्टिव टाइटल था। लेकिन यहाँ पे ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ने अगर इन गुड फेथ वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको रिसीव किया है, तो वो केस में इनकी लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी, डिफेक्टिव टाइटल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा टू दी होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन एक कंडीशन है कि उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये गुड फेथ में क्या लिया, ये क्या है, गुड फेथ में लिया हो। अगर इनको भी पता होता कि ये डिफेक्टिव टाइटल है, फिर ये केस में डिफेक्टिव टाइटल के लिए ये पार्टी भी क्या रहती, लाइबल रहती। गुड फेथ में लिया है, इन दैट केस विल नॉट इफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट। आई होप सो दिस पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस इज क्लियर टू एवरीवन रिलेटिंग टू होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे रिलेटिंग टू दिस। So the maker of the bill is called what? Is it called endorsee? Is it called drawee? Is it called drawer? Is it called none of the above? Quickly comment कर दीजिए। मेकर ऑफ द बिल, जिसने बिल ड्रॉ करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, ठीक है। मेकर ऑफ द बिल इज नोन एज whom? Is it endorsee? Is it drawer? Is it drawee? Sorry, is it a drawer? And none of the above. What will be the correct answer for question 9? Quickly comment in the comment section. Everyone is saying that option C. मैंने आपको बोला था जो बिल ड्रॉ कर रही है पार्टी, दैट पार्टी इज नोन एज व्हाट, दैट पार्टी इज नोन एज ड्रॉर। जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होगा दैट पार्टी इज नोन एज ड्रॉई। एंड एंडोर्सी कौन है, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया गया, जिस पार्टी को ट्रांसफर किया गया है दैट पार्टी इज नोन एज एंडोर्सी, एंड जो पर्सन ट्रांसफर कर रहे हैं दैट पर्सन इज नोन एज एंडोर्सर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9? दिस इज ऑप्शन सी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following parties is properly matched in case of bills of exchange? Bills of exchange के रिलेशन में आपने बताना है कि कौन सी पार्टीज जो हैं properly matched हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा and then let me know what will be the correct answer for this question. The person who is make the order is known as drawee. The person who is to make the payment as per order is known as drawer. The person who is to receive a payment as per order is known as payee. None of the above. So what will be the correct answer for question 10? अगर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। ध्यान से पढ़िएगा, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे एंड वो चीज को ध्यान में रख के मेरे को बताइएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। रवि सर इज सेइंग दैट ऑप्शन सी फॉर 10th इट्स ऑप्शन सी। Okay, Sakesh sir is saying that option A. बाकी भी please try to attempt this question and let me know what will be the correct answer for question 10. तो डिस्कस करें फिर ये क्वेश्चन को। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, द पर्सन हु इज टू मेक ऑर्डर, जिसने ऑर्डर जिसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉ किया, दैट पार्टी इज नोन एज ड्रॉई। इट इज करेक्ट, दैट पार्टी इज नोन एज व्हाट, दैट पार्टी इज नोन एज ड्रॉर। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट है। सेकंड क्या है, द पर्सन हु इज टू मेक पेमेंट, जिस पर्सन ने पेमेंट करनी है, जिनके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया वही पार्टी पे करेगी ना, तो जिनके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है वो पार्टी को आप क्या बोलते हो, ड्रॉई, ना कि ड्रॉर। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या होगी, इनकरेक्ट। द पर्सन हु इज टू रिसीव द पेमेंट एज पर ऑर्डर, जिनको पेमेंट रिसीव होगी वो पार्टी को आप क्या बोलते हो, दैट पार्टी इज नोन एज
पे। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आपका पे एंड ड्रॉर क्या है, सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी को पेमेंट रिसीव हो रही है उसको आप क्या बोलते हो, पे। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो रवि सर ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So which of the following provision regarding rate of interest on bills of exchange is correct? If rate of interest is not stated, तो bills of exchange में एक specific rate of interest रहता है। आप कुछ समय के बाद पेमेंट कर रहे हो ना, जैसे मान लो आपने आज की डेट में पेमेंट करनी है, आप पे कर रहे हो 3 महीने के बाद, तो सामने वाली पार्टी क्यों 3 महीने के बाद आपसे पेमेंट रिसीव करेगी? 3 महीने के बाद भी आपसे 5000 लेगी, आज की डेट में भी 5000 लेगी, तो आप कुछ इंटरेस्ट भी पे करते हो फॉर डीलेड अमाउंट, ठीक है। अगर तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कई बार स्पेसिफिकली मेंशन होता है, कई बार नहीं होता। यहाँ पे आपने बताना है अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफिकली नहीं स्टेटेड, वो केस में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। रेट एट 18% पर एनम इज पेएबल, रेट एट 12% पर एनम इज पेएबल एज पर सेक्शन 80 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन सच बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट वैलिड इफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11? क्वेश्चन 11 का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्विकली कमेंट। सकेश सर ऑप्शन ए इज फॉर क्वेश्चन 11। आप एक बार प्लीज मेंशन कर दिया कीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन के रिलेशन में है। यू हैव टू टेल मी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 11। तो क्विकली अटेम्प्ट कीजिए एंड देन लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11। ओके सर, फॉर क्वेश्चन 11 इट्स ऑप्शन ए। गुरुदेव सर इज ऑल्सो सेइंग दैट ऑप्शन ए। ओके, तो ये जो चीज़ है ये आप एक तो 2 सेक्शन ध्यान में रखोगे, एक आपका है सेक्शन 79, एक है आपका सेक्शन 80। अगर तो इंटरेस्ट स्पेसिफिकली मेंशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये चीज़ आपका कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 79। अगर आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज़ आपकी कौन सा बताता है सेक्शन, दिस इज सेक्शन 80। तो वो केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा पर एनम, दैट इज 18%, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी में सेक्शन 80 तो लिखा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नहीं दिया जाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है आपका 18%। सो अगर मैं यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करूँ तो कौन सी रहेगी, दिस इज ऑप्शन ए। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्टेटेड देन रेट एट 18% पर एनम इज पेएबल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The next question is, no time for payment of a bill of exchange. No time for payment of a bill of exchange is mentioned. Such a bill of exchange is treated as, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ, उस तरीके के बिल ऑफ एक्सचेंज को आप कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज बोलोगे? इज इट अ डिमांड बिल, इज इट यूसेंस बिल्स, ईदर डिमांड बिल और यूसेंस बिल एट डिस्क्रिशन ऑफ द ड्रॉई, इट इज एम्बिग्यूअस बिल। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, मैंने आपको बोला ना कि इतने टाइम के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, से आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो इस तरीके के बिल को आप कौन से बिल बोलते हो? इज इट डिमांड बिल, इज इट यूसेंस बिल? डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिएशन ऑफ द ड्रॉई ही विल ट्रीट दैट बिल वेदर डिमांड बिल और यूसेंस बिल्स और इट इज अ एम्बिग्यूअस बिल। तो एक बार के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट डिमांड बिल के रिलेशन में एंड यूसेंस बिल के रिलेशन में, एंड देयर आफ्टर ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।